हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं दीपक कुशवाहा आपके अपने चहेते यूट्यूब चैनल अ मैथ्स वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम सरल रेखा के पार्ट 4 की शुरुआत करने जा रहे हैं। सभी बच्चे ध्यान से बिल्कुल वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे। आइए बच्चों, शुरू करते हैं। बच्चों, आज के इस पार्ट में हम आपको बताने वाले हैं कि कोई भी अगर हमें 3 बिंदु दिए गए हैं और हमसे कहा जाए कि सिद्ध कीजिए कि ये तीनों बिंदु जो हैं संरेख हैं, तो इसकी क्या कंडीशन होगी, कैसे इसको हम सिद्ध करेंगे, इसी पर हमें बात करनी है। तो सभी बच्चे बिल्कुल वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे। हेडिंग डाल लीजिए बच्चों, 3 बिंदु x1 y1 z1 x2 y2 z2 तथा x3 y3 z3 के संरेख होने की शर्त। बच्चों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। तो बच्चों, हमने आपको पिछले वाले पार्ट में ये बताया हुआ था कि जो दो बिंदु हैं, उन दो बिंदुओं से होकर के जाने वाली रेखा का समीकरण क्या होता है। सभी बच्चों ने बिल्कुल ध्यान से इस चीज को समझा हुआ था कि दो बिंदु से होकर के जाने वाली रेखा का समीकरण आखिर क्या होता है। तो आइए बच्चों, नोट कर लेते हैं क्या होता है समीकरण। x माइनस x1 अपॉन में, इसको इस तरीके से लिखिएगा, जैसा कि हम जानते हैं दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण। बच्चों, मान लिया ये दो बिंदु हैं x1 y1 z1 और x2 y2 z2। इन दोनों बिंदुओं से होकर के जाने वाले रेखा का समीकरण हमें लिखना है। तो क्या हमने आपको लिखाया था, x माइनस x1 अपॉन में x2 माइनस x1, और इसे हमने आपको प्रूव भी कराया था कि आखिर ऐसा होता कैसे है। अगर आपने नहीं देखा है तो पार्ट 3 का वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इस चीज़ को समझने के लिए आप पार्ट 3 का वीडियो जरूर देखें। y माइनस y1 अपॉन में y2 माइनस y1, z माइनस z1 अपॉन में z2 माइनस z1। ये बच्चों दो बिंदुओं से होकर के जाने वाली रेखा का समीकरण होता है। अब हमें जब सिद्ध करना हो कि ये तीन बिंदु संरेखीय हैं, तो बच्चों जब तीनों बिंदु संरेखीय हैं तो दो बिंदुओं से होकर के जाने वाली रेखा का समीकरण ये है। तो तीसरा बिंदु जो है बच्चों, इस वाली इक्वेशन को सेटिस्फाई अगर कर जाए तो हम ये कह सकते हैं कि ये तीनों बिंदु जो हैं वो संरेख हैं। नहीं समझ पाए, पहले लिख लेते फिर दोबारा हम एक्सप्लेन कर देंगे। कहने का मतलब ये हुआ, ये तो दो बिंदु से होकर के जाने वाली रेखा का समीकरण हमने लिखा हुआ है। अगर हमें अब सिद्ध करना है कि तीनों बिंदु संरेख हैं, तो तीसरा जो पॉइंट है वो इस वाली इक्वेशन को अगर सेटिस्फाई करे तो हम ये कह सकते हैं। सेटिस्फाई करने का मतलब क्या रहेगा कि ये वैल्यू बराबर इसके आए, ये वैल्यू बराबर इसके आए, मतलब तीनों वैल्यू अगर आपस में बराबर आ रही हैं तो तीनों बिंदु कैसे हैं, संरेख हैं। यहाँ लिख लीजिए, जब तीनों बिंदु जब नहीं यदि यदि तीनों बिंदु संरेख होंगे तो तीसरा बिंदु x3 y3 z3 उपरोक्त समीकरण एक को संतुष्ट करेगा। तो बच्चों, जहां जहां x y z है वहां वहां पे हमें वैल्यू रखनी रहेगी x3 y3 z3 की। जब संतुष्ट करेगा तो बच्चों हम क्या लिखेंगे, x के प्लेस पे रखेंगे x3 और माइनस x1 एज इट इज अपॉन में x2 माइनस x1, बराबर में y के प्लेस पे रखेंगे y3 y2 माइनस y3 माइनस y1 अपॉन में y2 माइनस y1, और बराबर z के प्लेस पे रखेंगे z3 माइनस z1 अपॉन में z2 माइनस z1। ये बच्चों संरेख की कंडीशन है। आप चाहें, अगर आपको तीन बिंदु जिन्हें प्रूफ करना हो कि सिद्ध कीजिए कि ये संरेखीय हैं, आप यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू रख लीजिए तीनों बिंदुओं की और आपस में सॉल्व करके देखेंगे तो तीनों की वैल्यू अगर बराबर आए तो आप ये कह सकते हैं कि तीनों बिंदु संरेख हैं।
नहीं तो बच्चों आप कुछ इस तरीके से भी कर सकते हैं। इस तरीके से कोई दो बिंदुओं से होकर के जाने वाली रेखा का समीकरण नोट कीजिए, उसके बाद तीसरे वाले बिंदु को इसी में सेटिस्फाई करा दीजिए, फिर देखेंगे आपके तीनों जो हैं वो बराबर आते हैं। एक क्वेश्चन इसके ऊपर बेस्ड हम आपको कराते हैं, तब आपको ये हेडिंग जो है पूरी तरह से समझ में आएगी। तो पहले आप इसको एक बार फिर से समझ लीजिए कि तीन बिंदु x1 y1 z1 x2 y2 z2 x3 y3 z3 यदि संरेख होंगे तो x3 माइनस x1 यानी कि x3 माइनस x1 अपॉन में x2 माइनस x1 इक्वल में y3 माइनस y1 अपॉन में y2 माइनस y1 इक्वल में z3 माइनस z1 अपॉन में z2 माइनस z1। ये हमें प्रूफ करना रहेगा, यही हमें लाना रहेगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन इसके ऊपर हम आपको बेस्ड कराते हैं, तब आपको ये पूरी तरह से हेडिंग समझ में आएगी। क्वेश्चन दिया गया है बच्चों, सिद्ध कीजिए कि बिंदु A -1, -2, -3, B 1, 1, 1 और C -3, -5, -7 समरेख हैं। हमें प्रूव करके लाना है कि जो तीन बिंदु हैं समरेख हैं। समरेख की कंडीशन क्या होती है बच्चों? x3 माइनस x1 अपॉन में x2 माइनस x1, y3 माइनस y1 अपॉन में y2 माइनस y1, z3 माइनस z1 अपॉन में z2 माइनस z1। ये याद करना बेहद आसान है क्योंकि आपने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है x माइनस x1 अपॉन में a, ये वहीं से बना हुआ है। पार्ट 2 आप देखेंगे, पार्ट 3 जब आप देखेंगे तो आपको ये बिल्कुल पूरी तरह से समझ में आएगा कि ये फार्मूला कैसे बना हुआ था, और बेहद आसान है ये। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे बच्चों। तो वैल्यू रखने पे x3 के प्लेस पे क्या रखेंगे आप देख लीजिए। ये x1 है, ये y1 है, ये z1 है, ये बच्चों x2 है, y2 है, z2 है, ये x3 है, y3 है और z3 है। एज अ फार्मूला x3 के प्लेस पे रखना है हमको -3, माइनस x1 के प्लेस पे रखना है -1 अपॉन में बच्चों क्या x2 माइनस x1, x2 के प्लेस पे है 1, माइनस x1 के प्लेस पे है -1 इक्वल में y3 माइनस y1, y3 के प्लेस पे है -5, y1 के प्लेस पे है -2। इसी तरीके से नीचे क्या है बच्चों, y2 माइनस y1, y2 के प्लेस पे है 1 और y1 के प्लेस पे -2। इसी तरीके से z3 माइनस z1 यानी कि z3 की वैल्यू है -7 और माइनस z1 की वैल्यू है -3। इसी तरीके से नीचे क्या हो जाएगा, z2 माइनस z1, z2 के प्लेस पे क्या है बच्चों 1 और माइनस z1 के प्लेस पे है -3। सॉल्व कर लीजिए, -3 और +1 यानी कि -2 अपॉन में 2 बराबर में -5 और +2 -3 अपॉन में 1 -2 माइनस प्लस, तो 1 + 2 यानी कि 3 इक्वल में 7 -7 और प्लस में 3 यानी कि -4 अपॉन में 1 + 3 यानी कि 4। तो बच्चों ये तीनों देखो आपस में बराबर आ रहे हैं, ये -1 हो जाएगा, ये भी -1 हो जाएगा और ये भी -1 हो जाएगा। अतः अब डायरेक्ट आप लिख लीजिए, अतः दिए गए तीनों बिंदु संरेख। आंसर बच्चों क्वेश्चन में कभी कभी कह दिया जाता है कि सिद्ध कीजिए, दूरी सूत्र के प्रयोग से दिखाइए कि ये जो तीनों बिंदु हैं ये संरेख हैं। तो इसमें हमें कुछ विशेष नहीं करना रहता है। दूरी बिंदु यानी कि AB की वैल्यू निकाल लो, पहले AB निकाल लीजिए। AB कैसे निकालेंगे, दूरी सूत्र का प्रयोग, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर करके रूट निकाल लीजिए, तो ये आ जाएगा आपको कुछ। इसी तरीके से AB निकालने के बाद BC निकाल लीजिए, BC के बाद में फिर AC निकाल लीजिए, AB BC AC और इसके बाद में आपको बस प्रूफ करके लाना रहेगा कि AB और प्लस में AC बराबर में BC। ठीक है, तो ये हालांकि बहुत आसान है प्रक्रिया इसकी, आप इसको सही से कर लेंगे। अब आप कहेंगे कि सर ये बना कैसे, तो इसके लिए बच्चों अंतरिक्ष में बिंदु चैप्टर आपको हमने पढ़ाया हुआ था, तो उसमें आप इस चीज़ को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। हालांकि ये जो क्वेश्चन है आपको एक ये अंतरिक्ष में बिंदु चैप्टर में भी दिया गया है, लेकिन ये जो क्वेश्चन है पूरी तरीके से इस वाले चैप्टर सरल रेखा का पार्ट है। तो अगर आपसे दूरी सूत्र करके नहीं दिया जाता है तो बस आप इस छोटे से फार्मूले में वैल्यू रख के आप आंसर इसका निकालिए और यही मान्य रहेगा। ठीक है बच्चों, तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट हेडिंग की तरफ। सभी बच्चे नोट कर लें। बच्चों कोई भी हम नई हेडिंग की शुरुआत करें इससे पहले एक ये बहुत ही महत्वपूर्ण टाइप का प्रश्न है। इस तरीके के प्रश्न हमेशा से ही परीक्षा में पूछे जाते रहे हैं
तो पहले एक ये टाइप का प्रश्न हम कर लेते हैं, फिर अगर समय बच रहा है तो ही हम नई हेडिंग आपको कराएंगे, नहीं तो सिर्फ आज हम आपको जो महत्वपूर्ण प्रश्न हमने अब तक आपको जो हेडिंग्स कराई है उनके ऊपर बेस्ड जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो हमेशा ही पेपर में पूछे जाते रहे हैं, आज हम उन्हीं की प्रैक्टिस कराते हैं आपको। तो बच्चों एक ये क्वेश्चन है, हमसे कहा जा रहा है कि उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु 2, 3, 1 से होकर जाती है तथा रेखाओं x-4/3 इक्वल में y+3/2 इक्वल में z-1/4 तथा x+2/1 इक्वल में y-1/3 इक्वल में z+4/4 पर लंब है। तो बच्चों आप बात समझ पाए होंगे, हमें क्या निकालना है, एक रेखा का समीकरण फाइंड आउट करना है और कह रहे हैं कि जो एक बिंदु से होकर के जाती है और बाकी की दो रेखाएं हैं उनके ऊपर वो लंब है। कौन लंब है? जो रेखा का समीकरण है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मान लेते हैं कोई एक रेखा का समीकरण। तो मानिए बच्चों, माना रेखा का समीकरण क्या है बच्चों, x-x1/a y-y1/b z-z1/c। बच्चों ABC क्या होते हैं? ABC हमारे दिक् अनुपात होते हैं, यानी कि डायरेक्शन रेशियो होते हैं। तो यहाँ तक की प्रक्रिया बच्चों आपको बिल्कुल ही समझ में आई होगी। आगे हमें पॉइंट्स दिए गए हैं, एक बिंदु से होकर के जाने वाले रेखा का समीकरण। तो जहाँ x1 है वहाँ पे हम रखेंगे 2, जहाँ y1 है वहाँ पे रखेंगे 3 और जहाँ z1 है वहाँ पर क्या रखेंगे 1। इसको अभी इक्वेशन फर्स्ट नहीं मानते हैं, तो फार्मूला है हमारा। आगे हम चूंकि यानी कि सिंस उपरोक्त समीकरण बिंदु 2, 3, 1 से होकर जाती है, इसलिए तब रेखा का समीकरण इस तरीके से लिखेंगे। यहाँ लिखिए बच्चों, सिंस उपरोक्त रेखा का समीकरण एक बिंदु, क्या है एक बिंदु हमारा 2, 3, 1 से होकर जाती है। रेखा की समीकरण, रेखा का समीकरण, रेखा का रखिए बच्चों, रेखा का समीकरण एक बिंदु से होकर जाता है। अतः क्या हो जाएगा बच्चों बताइए, x-x1 के प्लेस पे क्या रखेंगे 2, x-x1 के प्लेस पे 2/a हो जाएगा। y-y1 के प्लेस पे क्या रखेंगे 3/b हो जाएगा और z-z1 के प्लेस पे क्या रखेंगे 1/c हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इसे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। अब आगे कह रहे हैं क्वेश्चन में, उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु 2, 3 से होकर जाती है। तो पहली वाली लाइन का काम हमने पूरा कर लिया। अब आगे क्या कह रहे हैं, जो रेखा का समीकरण है वो रेखाओं इस पर और इस पर लंब है। जो रेखा का समीकरण ये बच्चों निकल के आए, ये और दो रेखाएं हैं इनके ऊपर लंब है। बात समझ पा रहे हैं आप? लिख लीजिए, सिंस उपरोक्त समीकरण अन्य दो रेखाओं, इसको बच्चों मान लो 2 है ये और इसको मान लो 3, समीकरण नंबर, अन्य दो रेखाओं की समीकरण 2 और 3 पर लंब है। अतः अब बताइए बच्चों, लंब की हमने कंडीशन आपको क्या बताई थी? लंब की कंडीशन हमने आपको बताई थी, दो रेखाएं हैं, नीचे A1 B1 C1 है, नीचे A2 B2 C2 है। तो हमने आपको क्या बताया था कि उनके जो A1 A2 दिक् अनुपात होते हैं उनका आपस में मल्टीप्लाई करके जोड़ देने पर वैल्यू किसके बराबर आनी चाहिए, 0 के बराबर में आनी चाहिए। ठीक है, तो बच्चों अन्य दो रेखाएं, पहली ये मान लिया, दूसरी ये, तीसरी ये और पहली ये रेखा इस पर जब लंब होगी तो इसके जो दिक् अनुपात हैं इनका गुणनफल हम इस तरीके से कर लेते हैं। तो बच्चों बताइए, यहाँ A1 के प्लेस पे क्या है A है, A2 के प्लेस पे क्या है 3 है, प्लस B1 के प्लेस पे B है, B2 के प्लेस पे क्या है 2 है, प्लस इसी तरीके C1 के प्लेस पे C है और C2 के प्लेस पे क्या है बच्चों 4 है, इक्वल में क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ से हमें क्या मिला 3a
प्लस 2b प्लस 4c इक्वल में 0, इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, आशा करते हैं बच्चों यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब आगे थोड़ा सा हम और करते हैं। अभी हमने इस वाली इक्वेशन के साथ में इसका लंब वाला सिस्टम किया हुआ है, कंडीशन लगाई हुई है। अब इसी तरीके से ये जो रेखा फर्स्ट है ये थर्ड पर भी लंब है। लिखिए सिंस, सिमिलरली लिख लीजिए, सिमिलरली रेखा फर्स्ट 3 पर भी लंब है, इसलिए क्या करेंगे बच्चों, इसी तरीके के फार्मूले के रूप में इसको भी रखेंगे। तो A1 के प्लेस पे क्या है, A है, और A2 के प्लेस इस बार यहाँ पे क्या दिया गया है, 1 दिया गया है। प्लस में B1 के प्लेस पे B है, और B2 के प्लेस पे हमें क्या है, यहाँ पे 3 है। प्लस C1 के प्लेस पे क्या है, C1 के प्लेस पे C है, और C2 के प्लेस पे 4 है, और इक्वल में क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ से बच्चों हमें क्या मिलेगा, A प्लस 3B प्लस 4C इक्वल में 0। इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 5 हमें रेखा का समीकरण बताना है, क्या होगा। तो इक्वेशन 4 और 5 को सॉल्व करके वज्र गुणनखंड विधि का प्रयोग करके ABC की हम वैल्यू फाइंड करेंगे, और जो ABC की वैल्यू हमें मिलेंगी उन वैल्यूज़ को समीकरण नंबर 1 में यहाँ पर हम रख देंगे। रखने पर जो वैल्यू, जो समीकरण बनेगी वही रेखा का समीकरण होगा। आशा करते हैं बच्चों यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो इस प्रक्रिया को हम पूरा कर लेते हैं। लिख लीजिए नीचे इक्वेशन नंबर, समीकरण 4 और 5 को वज्र गुणनखंड विधि से सॉल्व करने पर। बच्चों इस विधि के बारे में हमने आपको इसके ऊपर कई सारे प्रश्न कराए हुए हैं। तो बेहतर तरीके से समझने के लिए आप अंतरिक्ष में बिंदु या और समतल, इन दोनों चैप्टर के सारे वीडियोस बिल्कुल क्रमबद्ध तरीके से देखिए। उनमें से हमने किसी एक पार्ट में इस विधि के बारे में बिल्कुल डिटेल से बखान किया हुआ है। तो चलिए हम यहाँ पर भी आपको बता देते हैं। तो मान लिया हम दो इक्वेशन को थोड़ा नज़दीक नज़दीक लिखे ले रहे हैं, इससे थोड़ा सा आप सही से समझ पाएंगे। पहली इक्वेशन 3 नंबर है 3A प्लस 2B प्लस 4C इक्वल में 0, और यहाँ पर है बच्चों A प्लस 3B प्लस 4C इक्वल में 0। इसमें हमें लगाना है। तो हमने आपको तरीका बताया था कि सबसे पहले अंश में आप A लिख लीजिए, और नीचे एक बड़ा सा, और यहाँ B रख लीजिए, नीचे एक बड़ा सा बटा का निशान बना लीजिए, और C यहाँ पर बटा लगा लीजिए। अब उसके बाद A ऊपर लिख लिया, इसके हमने छुपा लिए, इसका इसमें मल्टीप्लाई, माइनस करके इसका इसमें मल्टीप्लाई, B के गुणांक का C के गुणांक से, और C के गुणांक का B के गुणांक से। तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, माइनस 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ। इसी तरीके से B में बच्चों क्या करेंगे, आगे वाला क्या है, 4 का 3 से मल्टीप्लाई, तो बच्चों ये वाला B है, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, और इसका इसमें मल्टीप्लाई। अब आप कह रहे होंगे सर यहाँ तो हमने इसको छुपाने के बाद इसका इससे किया, इसको छुपाने के बाद हम इसका इससे पहले कर रहे हैं। तो एक बार प्लस होता है, दूसरी बार माइनस होता है। आप चाहो तो यहाँ माइनस लगा के ऐसे कर लो, तो माइनस लगाओगे तो इसको फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई, यानी कि 4 का 3 में मल्टीप्लाई, और माइनस का 4 का 1 में मल्टीप्लाई। C में नीचे क्या हो जाएगा, 3 का 3 में मल्टीप्लाई, और माइनस का 2। बच्चों यहाँ से क्या हमें मिलेगा, A अपॉन में 4 2 जा 8 माइनस 12, यानी कि माइनस 4। इस तरीके से माइनस B अपॉन में नीचे हमें क्या मिलेगा, 8 4 3 जा 12, और 12 से 4 यानी कि 8, और इधर बच्चों आएगा C अपॉन में 9 माइनस 2 7। तो बच्चों हमें क्या वैल्यू मिली, A अपॉन में माइनस 4, B अपॉन में माइनस 8, और C अपॉन में 7। तो ABC की वैल्यू हमें क्या मिल गई हैं, ये वैल्यू मिल गई। इसको हम बराबर करे ले रहे हैं।
आप चाहें तो डायरेक्ट भी आप ये वैल्यू मान सकते हैं कि ए की वैल्यू -4 है, बी की जो वैल्यू है वो -8 है, सी की वैल्यू जो है वो 7 है। या फिर बच्चों आप चाहें तो बराबर करके कोई संख्या कांस्टेंट मान लीजिए। ए की वैल्यू निकालेंगे -4 के, बी की वैल्यू निकालेंगे -8 के, सी की वैल्यू निकालेंगे 7 के। ये सारी वैल्यूज़ को उठा के हमें यहाँ पे जब पुट करना रहेगा तो हम यहाँ पे के कॉमन लेके उधर के सभी से कट जाएगा, नीचे सभी के साथ बराबर में है। या फिर आप डायरेक्ट ऐसे ही यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो ए के प्लेस पे रखेंगे यहाँ -4 हो जाएगा, बी के नीचे रखेंगे -8 हो जाएगा बी के प्लेस पे, और यहाँ पे 7, और यही हमारा आंसर होगा। आशा करता हूँ बच्चों आपको यहाँ तक बिल्कुल पूरी तरीके से समझ में आया होगा। समझ में आया तो नोट कर लीजिए। और बेहद मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और बेहद आसान प्रक्रिया है, तो समझ पाए होंगे आप लोग। अगर समझ नहीं पाए तो कमेंट करके बताइएगा कि समझ में नहीं आया, और अगर आपको समझ में आया तो भी कमेंट करके बताएंगे। और अगर आप बताते हैं कि समझ में नहीं आया तो फिर हम आपको एक अगले टर्न पे जो वीडियो बनाएंगे उसमें इसका हम एक पार्ट इसी टाइप का क्वेश्चन उसमें हम डाल देंगे, तो वहाँ पर आपको फिर से समझा देंगे। और अगर समझ में आ गया तो आप बिल्कुल बताएंगे कि सर ये क्वेश्चन हमें समझ में आ गया था। बच्चों एक हेडिंग डाल लीजिए, तिरछी रेखाएं तथा न्यूनतम दूरी की रेखा। बहुत ही महत्वपूर्ण है न्यूनतम दूरी की रेखा। ये जो हेडिंग हम आपको करा रहे हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट 5 नंबर का प्रश्न अगर बनता है इस चैप्टर से तो इसी हेडिंग से बनता है, न्यूनतम दूरी ज्ञात करने के लिए। बच्चों थोड़ा सा समझ लीजिए, मान लिया अंतरिक्ष में कोई 2 रेखाएं स्थित हैं जो कि ना तो एक दूसरे को काटती हैं और ना ही समांतर हैं। तो ऐसी रेखाओं को हम लोग तिरछी रेखाएं कहते हैं, और इनको इंग्लिश में कहते हैं स्क्यू लाइंस। स्क्यू लाइंस तिरछी रेखाएं। और न्यूनतम दूरी की रेखा को हम कहते हैं लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। बच्चों हम आपसे बताना चाह रहे हैं, फिर से सुनिए ध्यान से। अंतरिक्ष में कोई भी 2 रेखाएं स्थित हैं जो कि ना तो एक दूसरे को काटती हैं और ना ही वो समांतर हैं। ऐसी रेखाएं तिरछी रेखाएं कहलाती हैं। और चूंकि ये बच्चों जो रेखाएं होती हैं एक तल में नहीं होती हैं, इसलिए इनको हम विषमतली रेखाएं भी कहते हैं। और जो रेखाएं हैं उनके बीच की जो लंबवत दूरी रहती है, तिरछी रेखाओं के बीच की जो लंबवत दूरी है, उसको हम लोग न्यूनतम दूरी की रेखा कहते हैं। फिगर के माध्यम से समझ लीजिए। मान लीजिए बच्चों ए बी कोई इस तरीके से, और ये कुछ इस तरीके से एक और तिरछी रेखा है सी डी। मान लो ये ए बी है और ये सी डी है। 2 तिरछी रेखाएं हैं, 2 रेखाएं हैं, तो इन्हीं रेखाओं को बच्चों हम लोग तिरछी रेखाएं कहते हैं, जो कि कैसी हैं, ना एक दूसरे को कट कर रही हैं और ना ही ये समांतर हैं। लिख लीजिए इस बात को। अंतरिक्ष में स्थित अंतरिक्ष में स्थित 2 रेखाएं जो ना तो एक दूसरे को काटती हैं ना ही समांतर हैं। तिरछी रेखाएं यानी कि स्क्यू लाइंस कहलाती हैं। ठीक है बच्चों, और चाहो तो लिख लो, इसी में लिख लो, चूंकि दोनों रेखाएं एक तल में नहीं होती हैं, अतः इन्हें विषमतलीय रेखाएं भी कहते हैं।
ठीक है बच्चों, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। मान लिया, माना AB और CD तिरछी रेखाएं हैं। दो हैं बच्चों, दो तिरछी रेखाएं हैं। तब रेखा, एक रेखा हमने PQ मान लिया ये, जो इसके ऊपर लंबवत है। बच्चों यहाँ से इनके बीच में जो लंबवत दूरी होगी वही सबसे छोटी रेखा बनेगी। आप अगर जरा सा भी तिरछा करके बनाएंगे तो वो रेखा इसके अपेक्षा बड़ी हो जाएगी। बात समझ रहे हैं? अगर इसको हमने, जो इसके बीच की लंबवत रेखा होगी वही सबसे छोटी रेखा होगी। अगर जरा सा भी हमने तिरछा किया तो वो रेखा बड़ी हो जाएगी। लिख लीजिए, तब रेखा PQ जो कि AB, साथ में लिखते रहिए बच्चों वीडियो रोक रोक के, जो कि AB और CD दोनों पर लंब है, दोनों पर लंब है, उनके बीच की न्यूनतम दूरी की रेखा है। बच्चों आज बस यहीं तक रखते हैं। इसके आगे हम आपको बताएंगे जो तिरछी रेखाएं हैं उनके बीच की न्यूनतम दूरी की जो लंबाई है वो कैसे ज्ञात की जाती है, उनका जो समीकरण है वो कैसे ज्ञात किया जाता है, जिससे हमेशा ही एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। तो अगले टर्न पे, अगले वीडियो में हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। आज तक हमने जो पढ़ाया हुआ है बच्चों, इसको आप पूरी तरीके से सही से रिवीजन कीजिए। कल के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि तिरछी रेखाओं के बीच की जो न्यूनतम दूरी की लंबाई है वो कैसे ज्ञात की जाती है और समीकरण कैसे ज्ञात किया जाता है। तो कल का जो पार्ट है, जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा, वो बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। कोई भी बच्चा उस वीडियो को मिस नहीं करेगा। बच्चों अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और अपने सभी दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करना आप ना भूलें। सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद।